Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you, student? Hopefully you will be fine. Today our topic is 1.5 correlations method. आपको पता है कि हम एक्सपेरिमेंट मेथड के हवाले से मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ रहे हैं. तो आज हमारा 1.5 टॉपिक है correlations method. A correlation analysis technique used to investigate a link between two major variables. Correlation is the research method which looks for a causal relationship between two measured variables. A change in the other, although these changes cannot be assumed to be causal. Correlation are useful when it is possible only to measure variables rather than manipulate them. तो क्या है कोरिलेशन? क्या है? रिसर्च मेथड का वो तरीका है जब हम दो वेरिएबल्स के दरमियान देखते हैं कि क्या ताल्लुक है. ठीक है, उस चीज को जो है दो वेरिएबल्स के दरमियान जो ताल्लुक बनता है उसको कोरिलेशंस कहा जाता है. और ये जो है आमतौर पर यूजफुल होता है जब हम जो है दो वेरिएबल्स को मेजर करते हैं कि उसका क्या असर होता है, रादर देन ये कि उसको मैनिपुलेट करें. बजाय इसके कि हम जैसे कि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर कर जो है वो हम देखते थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट किस तरह से फर्क पर पड़ता है और उसका क्या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है या क्या उसका रिस्पॉन्स होता है. इसमें हम ये देखते हैं कि हम वेरिएबल्स को मेजर करते हैं कि आया ये एक दूसरे पर किस तरह से असर डालते हैं. ठीक है ना. When an experiment cannot be conducted, this may be because changing the variables would not be practical or would be unethical. ठीक है, अब क्या होता है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक को मेजर करते हैं कि एक चीज़ अगर होगी तो उसका क्या असर दूसरी चीज़ पर पड़ेगा. जैसे कि अगर कोई एक टीचर क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है तो क्या ये उसका पढ़ाना सारे बच्चों के ऊपर सेम असरअंदाज होगा या उसके जो स्कोर्स आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे. ये चीज़ें देखना उसमें जो है स्कोर करके देखा जाता है इन चीज़ों को कोरिलेशन में. ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है जब टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाएगा तो हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से स्कोर गेन करें, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि टीचर के पढ़ाने की वजह से ही सिर्फ जो है वो उनके जो है वो स्कोर्स अच्छे हुए हैं. हो सकता है कि किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो और हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो प्रैक्टिस की हो अपने क्वेश्चंस की और उसके बाद उसने आंसर किया हो. तो बहुत सारे वेरिएबल्स इसमें शामिल हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें जैसे कि ये कह रहे हैं यहाँ पर हमने देखा कि जैसे कि कहते हैं कि जी हम जो है when experiment cannot be conducted, यानी जब हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करते बल्कि हम सिर्फ वेरिएबल्स के आपस के रिलेशंस को और उसके मेजर्स को चेक करते हैं. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें कोरिलेशंस मेथड में आ जाती हैं. To look for a correlation between two variables, each variable must exist over a range and it must be possible to measure them numerically. अब क्या होता है कि जो वेरिएबल्स हैं इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं यानी कोरिलेशन में जब हम जो वेरिएबल्स होते हैं वो ज़्यादातर न्यूमेरिकली होना ज़रूरी होते हैं कि वो न्यूमेरिकली ही हों. अगर न्यूमेरिकली यानी नंबर्स में होंगे तो वो सही तौर पर हम उसको कोरिलेट कर सकेंगे. ठीक है ना. सेवरल टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट डेटा for correlation such as self-report, observations and different kind of test. तो अब क्या होता है correlation का डेटा हम किस तरीके से हासिल करते हैं, उसके लिए हम सेल्फ रिपोर्ट का मेथड यूज़ करें या ऑब्जर्वेशन की टेक्निक यूज़ करें या डिफरेंट टेस्ट यूज़ करके हम पहले जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उन वेरिएबल्स का आपस में क्या कोरिलेशन है उसको चेक करते हैं या उसको मेजर करते हैं और उसके ज़रिए अपना रिसर्च वर्क कंडक्ट करते हैं. We cannot say
from one correlation that an increase or decrease in the other. अब हम ये नहीं कह सकते कि एक कोरिलेशन में एक वेरिएबल जो है वो किसी चीज को इंक्रीज ही करेगा या उसको सिर्फ डिक्रीज ही करेगा. Because it is possible that the changes in both variables could be the results of another factor. और ये हो सकता है कि वेरिएबल में जो चेंजेस होते हैं वो किसी भी चीज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, यानी दोनों वेरिएबल्स मिला के किसी एक चीज को इंक्रीज कर सकते हैं और दोनों किसी को डिक्रीज भी कर सकते हैं. If that two variables are being measured, attention in class and score on a test, if these two correlate, it would be tempting to say that paying attention in class is responsible for good test result, but we cannot be sure of this. अब ये हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि क्लास में जो ज़्यादा अटेंशन देता है उसका रिस्पॉन्स या उसका टेस्ट जो है या उसकी स्कोर्स जो है वो बेहतर हासिल होते हैं या उसके रिजल्ट्स बेहतर हासिल होते हैं. हम ऐसा नहीं कह सकते, हम श्योर नहीं होते इस बात में. इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ दीज फैक्टर्स डिपेंड ऑन अनदर वेरिएबल सच एज द डिडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट. तो अब ये होता है डेडिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट. अब ये डिपेंड करता है कि किसी स्टूडेंट का कितना डेडिकेट है, वो कितना इंडिविजुअली वो कितना पढ़ना चाहता है और कितना अपना वक्त लगाना चाहता है. ये सारी चीज़ें जो है वो वेरिएबल्स को मुतासिर कर सकती हैं. ठीक है ना. द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन correlation can be described in terms of its direction. अब वेरिएबल कोरिलेशन में क्या होता है कि क्योंकि हम वेरिएबल्स को मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें जो है फिर ये होता है कि वो ज़्यादा बेहतर तौर पर डिस्क्राइब करता है उस डायरेक्शन को जो कि हम जिस पर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं या जो चीज़ हम मेजर करना चाह रहे हैं और जो हम हासिल करना चाह रहे हैं. ठीक है. अब कोरिलेशन भी दो तरह के होते हैं. नंबर 1 पॉजिटिव कोरिलेशन, नंबर 2 नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच एन इंक्रीज इन अ वन accompanies an increase in the other. The two variables increase together. The more time you spend running on a treadmill, the more calories will be burned. Positive correlation क्या है कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं एक जैसे रिजल्ट दें. जैसे कि अगर हम ये देखते हैं कि एक इंसान रोजाना ट्रेडमिल पर ज़्यादा टाइम लगाता है, ज़्यादा यानी इंक्रीज हो रहा है उसका टाइम, तो उसके जो कैलोरीज जो बर्न है वो भी नंबर ऑफ इंक्रीज होंगे. ठीक है ना. यानी जितना ज़्यादा वो टाइम लगाएगा ट्रेडमिल पे उतना ज़्यादा वो इंक्रीज करेगा अपने फैट्स को बर्न करने में, अपनी कैलोरीज को बर्न करने में. ठीक है. इसी तरह फिर आ जाता है, यानी एक चीज अगर पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है. जैसे गर्मी अगर बहुत बढ़ रही है तो आइसक्रीम का इस्तेमाल भी बढ़ता जाएगा. दोनों चीजें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं. ठीक है. तो और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है या कोई किसी चीज की कमी है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसी तरह आइसक्रीम की जो सेल है वो भी कम होती जाएगी. ज़ाहिर है सर्दियों में लोग कम आइसक्रीम खाते हैं. तो दोनों चीज़ें या तो वो अगर वो बढ़ रही हैं तो दोनों एक साथ बढ़ेंगी, अगर वो कम हो रही है तो दोनों एक साथ कम होंगी. तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है दो तरह के वेरिएबल्स के दरमियान. ठीक है. तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं. नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? व्हाट इज नेगेटिव कोरिलेशन? A relationship between two variables in which an increase in one accompanies a decrease in the other. For example, if the level of education in country is improved, it can be lower crime rates. यानी ये हो सकता है. अब नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो दूसरा वेरिएबल नीचे की तरफ जाता है, तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने मिसाल पढ़ी है कि अगर एजुकेशन का लेवल बढ़ता जाएगा लोगों के दरमियान तो क्राइम का रेट वो नीचे जाता जाएगा.
ठीक है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या था, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी उसके साथ बढ़ेगी। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि अगर हम टाइम ज्यादा लगाएंगे ट्रेडमिल पर तो हम ज्यादा कैलोरीज को बर्न करेंगे। जबकि नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो दूसरा नीचे की तरफ जाता है, डिक्रीज करता है। जैसे कि अगर एजुकेशन लेवल बढ़ेगा तो क्राइम का रेट्स नीचे जाएगा। तो ये दो तरह के हम कोरिलेशन को स्टडी करते हैं अपने रिसर्च मेथड में। ठीक है, एक और भी पॉइंट होता है जो आपके आपके कोर्स में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको इन जनरल वे में बता दूं कि एक और होता है जो कि जीरो कोरिलेशन भी कहलाता है। जबकि जबकि हम स्टडी करते हैं तो हमें कहीं कहीं पर जीरो कोरिलेशन भी मिलता है, यानी दो वेरिएबल्स जो हमने अप्लाई किए हैं वो बिल्कुल एक अलग अलग अपनी स्टडीज पेश करते हैं। उनमें आपस में ना कोई डिक्रीज होने का लेवल होता है ना कोई इंक्रीज होने का लेवल होता है। ठीक है, तो उसको आप जीरो कोरिलेशन भी कहते हैं। अब आगे चलिए, evaluating correlation. A correlational study can only be valid if the measures of both variables test real phenomena in effective ways. The reliability of a correlation depends on the four measures of both variables being consistent. So, some correlations, such as those using scientific classes such as वॉल्यूम इन सेंटीमीटर और टाइम इन सेकेंड्स। अब आप देखिए कि कोरिलेशन के लिए ये ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़्यादा वैलिड होता है। इसके रिजल्ट कोरिलेशन मेथड के वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल और वैलिड होते हैं, क्योंकि ये नंबर्स में अपने आप को जाहिर कर रहे होते हैं। और जाहिर है कि जो चीज़ हमें नंबर्स में नज़र आती है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, यानी ऑब्जेक्टिविटी उसमें होती है। जैसे अगर हम कोई चीज़ सेंटीमीटर में चेक कर रहे हैं या कोई टाइम लिमिट में सेकंड्स में कोई चीज़ हम कह रहे हैं कि एक बंदा है वो कितने सेकंड्स में ये काम कर सकता है, कितने मिनट में, तो हमारे पास नंबर की सूरत में डाटा आता है। और जिसकी वजह से कोरिलेशन की जो स्टडीज होती हैं वो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिविटी की वजह से परफेक्ट होते हैं। ठीक है ना, द मेजर विल बी हाईली रिलायबल in other cases, such as studies correlating variables measured using self-report or observations. ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशन में कोरिलेटिंग लेवल्स जो होते हैं वो ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि हमको डेटा भी नंबर्स में हासिल होता है और फिर हम उन वेरिएबल्स को कोरिलेशन मेथड के ज़रिए जब कोरिलेट करते हैं उनके नताइज को, तो वो हमारे ज़्यादा रिलायबल भी होते हैं और वैलिड भी होते हैं। There is a risk that reliability will be lower. This is because results from these measures may be less objective than from scientific measurement. और हो सकता है कि जब हम कोई टेस्ट यूज कर रहे हो अगर वो लेस ऑब्जेक्टिविटी होगी उसमें, तो हमारे रिजल्ट भी इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं आ सकते। तो ये हमें इस बात का, जब हम कोरिलेशन मेथड को यूज़ करते हैं तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारे जो रिजल्ट्स हमें हासिल हो या जो हमें डाटा हासिल हो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उन मेजरमेंट्स में, ताकि हम सही तौर पे अपना डाटा हासिल कर सकें। ठीक है, अप्लाइंग योर नॉलेज ऑफ कोरिलेशंस टू नॉवल रिसर्च सिचुएशन. Correlations provide a good starting point for research. अब हमारे पास correlations जो है वो बेहतरीन तरीका है जिसके ज़रिए हम रिसर्च में किसी भी रिजल्ट्स को गुड कंडीशन में हासिल कर सकते हैं। They can indicate whether a relationship exists that might be worth pursuing with other research methods such as experiments. ठीक है, अब क्या है कि ये तरीक़ाकार बेहतरीन होता है और ये रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से जाहिर करता है। जैसे कि साइंटिफिक मेथड है, एक एक्सपेरिमेंट मेथड, उसको जब हम यूज़ करते हैं तो जो हमारे पास डेटा हासिल होता है तो वो तो एक साइंटिफिक वे में हमारे पास आ जाता है, और फिर उसके रिजल्ट को जब हम आपस में कोरिलेट करते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं तो वो ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है,
Correlation are also useful because they enable researchers to explore problems when it is not practically or ethically possible to conduct experiment. अब क्या होता है कि हम किसी भी experiment के ज़रिए जो भी डाटा हासिल करते हैं तो ये होता है कि हम उस डाटा को दूसरे तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बास चीज़ें ऐसी होती हैं जो एथिकली हम नहीं इसको अप्लाई कर सकते लेकिन हम अपने पुराने एक्सपेरिमेंट के किसी और एक्सपेरिमेंट के डाटा को इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसका एनालिसिस पेश कर सकते हैं. You should be able to distinguish between correlations with two measure variables and experiments. Where there is one variable, the individual variable that is manipulated by the researcher and only one that is measured, the dependent variable. You should be able to distinguish between correlation, यानी आपको ये पता होना चाहिए, आप उसमें फर्क महसूस कर सकें कि correlations जो है वो क्या है. एन एक्सपेरिमेंट विथ टू मेजर वेरिएबल्स एंड एक्सपेरिमेंट. जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोरिलेशंस को किस तरह से मेजर करेंगे क्योंकि वहाँ पर ये होता है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो मैनिपुलेट करता है रिसर्चर जो मेजर करना चाहता है और जो नताइज हासिल करना चाहता है अपने सब्जेक्ट से वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. आपको पता है कि जो भी रिस्पांस होता है सब्जेक्ट का उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. तो हमें इस दोनों चीज़ों में फ़र्क महसूस करना चाहिए कि जो हम एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है क्योंकि वो हम डायरेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने सब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं और उसके जवाब में जो उसका रिस्पांस होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और फिर उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है ना. और जो वो डेटा होता है तो वो वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के बिहेवियर को मेजर करते हैं. ठीक है. लेकिन कोरिलेशन में हम क्या करते हैं जो हमारे पास डेटा होता है हम उन डेटा का एनालिसिस करते हैं कि इस डेटा में क्या चीज़ किस टाइप के इंडिविजुअल वेरिएबल जब हमने अप्लाई किया तो किस तरह के रिजल्ट हमें हासिल हुए और डिपेंडेंट वेरिएबल में किस तरह के रिजल्ट हमें हासिल हुए. ये चीज़ें जो है हम इसको लाजमी तौर पे हमें समझने की ज़रूरत है कि कोरिलेशंस जो होता है हमारे पास पहले से मौजूद एक डाटा होता है और उनके दरमियान जो चेंजेस आते हैं और उनकी वजह से जो हमारे एनालिसिस में फ़र्क आता है हम उसको मेजर कर रहे होते हैं. हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बिहेवियर को उस वक्त मेजर नहीं कर रहे होते. ठीक है ना. You should also be able to recognize the difference between positive and negative correlations. और जिस वक्त हम अपना रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं कोरिलेशन मेथड को यूज़ करते हुए तो हमारे सामने ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि क्या डिफरेंस हमें हासिल हो रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन में और नेगेटिव कोरिलेशन में. ठीक है. तो ये चीज़ें जो है हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती है जब हम कोरिलेशन मेथड को यूज़ करते हैं. और बिल्कुल सिंपल अल्फाज में सादे अल्फाज में मैं आपको कहूँ कि पहले से मौजूद डेटा को हम एनालिसिस के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि जी ये चीज़ इस डेटा में ये है और ये चीज़ इस डेटा में ये है और ये दो वेरिएबल मिलके कहीं पर पॉजिटिव कोरिलेशन बता रहे हैं और कहीं नेगेटिव कोरिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं. तो ये दोनों चीज़ें भी हमें एनालिसिस के दरमियान अपने रिसर्च वर्क के एनालिसिस के दरमियान एक्सप्लेन करना होती है. तो ये क्या है डेटा एनालिसिस जो होता है एक्चुअली एक कोरिलेशन मेथड के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है. उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह हम अगले लेसन में फिर अगली क्लास में अगला लेसन अपना पढ़ेंगे इंशाल्लाह. चलें उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.